क्या आप भी वो सब कुछ भूल जाते हैं जो आपने अभी अभी पढ़ा या सुना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त इतनी तेज हो जाए कि कोई भी चीज भूलना नामुमकिन लगे? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस ऑडियो बुक में हम सुनने जा रहे हैं केविन हॉर्सली की बेस्ट सेलिंग किताब अनलिमिटेड मेमोरी, अब पूरी तरह हिंदी में। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे अपने दिमाग को ट्रेंड किया जा सकता है, कैसे फोकस बढ़ाया जाए और कैसे हर जानकारी को लंबे समय तक याद रखा जाए। तो बैठ जाइए आराम से और ध्यान से सुनिए वो बातें जो आपकी सोच और याददाश्त दोनों को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं अनलिमिटेड मेमोरी की ये अद्भुत यात्रा, सिर्फ ज्ञान गंगा चैनल पर। आज हम बात करेंगे अनलिमिटेड मेमोरी बाय केविन हॉर्सली बुक के बारे में। इस बुक को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बरसाती शाम थी, घनघोर बारिश हो रही थी और आसमान बार बार बिजली से चमक उठता बूंदे खिड़की पर थपथपा रही थी, मानो अंदर बैठे पीयूष को जगाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन पीयूष का मन पहले ही भारी था। वो अपनी पढ़ाई की किताबों को बंद करके चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी और चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसका मन बेचैन था। ये कोई नई बात नहीं थी। वो एक ऐसा लड़का था जो अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन मेहनत के बावजूद उसे कभी अच्छे नतीजे नहीं मिले। पढ़ाई में घंटों बिताने के बाद भी वह परीक्षा में कुछ खास नहीं कर पाता था। ऑफिस में भी उसके बॉस अक्सर उसे डांटते थे क्योंकि वह छोटी छोटी बातें भूल जाता था। पिछले हफ्ते वह एक इंटरव्यू देने गया था। वहां उसने कई सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी याददाश्त उसका साथ छोड़ देती। उसे लगता कि वह जवाब जानता है, पर शब्द उसके दिमाग में कहीं खो जाते। इंटरव्यू से लौटते समय वो खुद से ही सवाल करता रहा, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या मैं वाकई इतना बेकार हूँ? बारिश की बूंदों के साथ उसकी यादें भी छलक रही थी। उसे अपनी स्कूल की वो घटना याद आई जब टीचर ने उसे पूरे क्लास के सामने डांटा था। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता, ये शब्द अब भी उसकी आत्मा में गूंजते थे। उसने अपने आप से वादा किया था कि वो खुद को बेहतर बनाएगा, लेकिन अब बरसों बाद भी कुछ नहीं बदला था। वो अब भी उसी परेशानी से जूझ रहा था। कमजोर याददाश्त। उस रात वो अपने कमरे में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसकी माँ कमरे में आई। उनके हाथ में गर्म चाय का कप था। माँ ने चाय पीयूष के हाथों में थमा हुआ कहा, बेटा परेशान क्यों हो? हर समस्या का हल होता है। पीयूष ने अपनी माँ की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने उसका सिर सलाते हुए कहा, बेटा प्रकृति में हर चीज का एक कारण होता है। तुम देख रहे हो ना, ये बारिश, ये भी अपने साथ कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आती है। तुम क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी ये परेशानी भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए? पीयूष ने माँ की बात को सुना, लेकिन उसका मन अभी शांत नहीं हो पाया। माँ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि हमारे शहर के पास की झील पर एक साधु जी आए हैं। लोग कहते हैं कि वह कई कठिन समस्याओं का हल जानते हैं। शायद तुम उनसे मिलकर अपनी समस्या का हल ढूंढ सको। पीयूष ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। झील पर साधु जी, क्या वे सच में मदद कर सकते हैं? उसने हिचकिचा हुए पूछा। माँ ने जवाब दिया, क्या पता बेटा, कोशिश करने में क्या बुराई है। जिंदगी का असली सुख वही पाता है जो रास्तों की खोज में निकलता है। बारिश धीरे धीरे थम रही थी। पीयूष के भीतर एक नया विचार उभरने लगा। उसने सोचा, हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी का मोड़ हो। मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो झील की ओर निकल पड़ा। हवा में ताजगी थी और चारों तरफ हरियाली चमक रही थी। झील का पानी शांत था, मानो उसके भीतर सारा रहस्य छिपा हो। उस झील के किनारे बैठा इंतजार करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या ढूंढना है, लेकिन उसे इतना यकीन था कि कुछ खास होने वाला है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि झील के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उनकी उम्र करीब 60 साल रही होगी। वो लंबी कद काठी के थे। उनके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। उनकी गहरी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। पीयूष उनकी तरफ बढ़ा और झिझक हुए बोला, क्या आप वही हैं
जिनकी के बारे में लोग बात कर रहे थे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अरविंद है। मैं यहाँ लोगों को उनकी सीमाएं तोड़ने में मदद करने के लिए आया हूँ। अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य सिखा सकता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पीयूष की आंखों में उम्मीद की एक चमक उभरी। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, तो चलो तुम्हारी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना ये आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पीयूष ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। झील के किनारे से शुरू हुई ये यात्रा अब उसकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार थी। झील के किनारे का वो शांत माहौल एकदम जादुई था। चारों तरफ हरियाली, दूर तक फैला नीला पानी और हल्की हल्की बारिश की बूंदों का गिरना। अरविंद ने पीयूष को झील के पास एक बड़े पत्थर पर बैठने के लिए कहा। ध्यान, अरविंद ने गहरी आवाज में कहा, याददाश्त की पहली सीढ़ी है। अगर तुम्हारा मन हर वक्त भटकता रहेगा तो तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर ही रहेगी। ध्यान केंद्रित करना सीखो, इसे अपनी आदत बनाओ। पीयूष ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन ध्यान केंद्रित करना इतना आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। मैं क्या करूं? अरविंद मुस्कुराए। चलो इसे महसूस करके सीखते हैं, उन्होंने कहा। वो उसे झील के और करीब ले गए जहां पानी की हल्की लहरें किनारे से टकरा रही थी। अरविंद ने कहा, अब चुपचाप बैठो, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ बारिश की आवाज पर ध्यान दो। हर बूंद को सुनो, उसकी लय को महसूस करो। ठंडी हवा को अपने चेहरे पर बहने दो और देखो कि ये तुम्हारे मन पर क्या असर करती है। पीयूष ने आंखें बंद की। पहले कुछ पल उसके मन में कई तरह के विचार आए, किताबों की चिंता, घर की समस्याएं और आने वाले इम्तिहान का डर। लेकिन जैसे जैसे वो बारिश की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा, बाकी सब कुछ जैसे गायब हो गया। उसे केवल बूंदों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी, पानी की लहरें जैसे उसकी बेचैनी को अपने साथ बहा ले जा रही थी। कुछ देर बाद अरविंद ने कहा, अब आंखें खोलो। पीयूष ने आंखें खोली और महसूस किया कि उसका मन शांत और हल्का हो गया है। उसने कहा, यह सचमुच अद्भुत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भीतर का बोझ कम हो गया हो। अरविंद ने सिर हिलाते हुए कहा, यही ध्यान का जादू है। जब तुम किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाते हो तो बाकी सारी उलझनें खत्म हो जाती है, और यही ध्यान तुम्हारी याददाश्त को तेज करने की पहली कुंजी है। जब तुम कुछ पढ़ते हो, सीखते हो या काम करते हो तो उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो। फिर उन्होंने एक प्रेरक कहानी सुनाई। अरविंद ने कहा, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो जब शिकार करता तो उसकी आंखें अपने शिकार पर जमी रहती। वो अपने शिकार की हर हरकत को गहराई से देखता, उसकी गति, उसकी चाल और उसके रास्ते का अनुमान लगाता। शेर की ताकत उसकी फोकस करने की क्षमता में थी। वो तब तक हमला नहीं करता जब तक उसका ध्यान पूरी तरह से अपने शिकार पर ना हो, और इसी वजह से वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वो शिकार के समय कई चीजों के बारे में सोचती, क्या वो खुद बच पाएगी, क्या उसे भूखा रहना पड़ेगा, और इसी उधेड़बुन में उसका ध्यान भटक जाता। नतीजा ये था कि वो बार बार असफल होती। अरविंद ने गहरी नजरों से पीयूष की तरफ देखा। तुम्हें शेर बनना है पीयूष, तुम्हें हर पल अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना सीखना होगा। जब तुम पढ़ते हो तो सिर्फ उस विषय पर ध्यान दो, जब तुम काम करते हो तो उसी पल में पूरी तरह रहो, बाकी सब बाद में होगा। पीयूष ने पूछा, लेकिन ये आदत कैसे बनेगी? ध्यान केंद्रित करना तो आसान लगता है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाओ? अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा। रोज एक ऐसा काम करो जिसमें तुम अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करो। जैसे जब तुम कुछ पढ़ते हो तो बीच बीच में रुककर खुद से पूछो कि तुमने क्या सीखा। जब खाना खाओ तो केवल खाने पर ध्यान दो, उसके स्वाद, उसकी खुशबू और उसके हर निवाले को महसूस करो। और सबसे जरूरी बात, मल्टीटास्किंग छोड़ दो, एक वक्त पर एक ही काम करो। उन्होंने एक छोटी सी तकनीक सिखाई, 5 मिनट का ध्यान। दिन सुबह या शाम 5 मिनट निकालो, चुपचाप बैठो, अपनी आंखें बंद करो और किसी एक चीज पर ध्यान दो। ये तुम्हारी सांस हो सकती है, या बारिश की आवाज, या कोई शांत संगीत। हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके उसे वापस लाओ। धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। पीयूष ने उस दिन एक नई शुरुआत की। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह कभी भी पूरी तरह से किसी चीज पर ध्यान नहीं लगाता था।
लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो अपने ध्यान को मजबूत करेगा। उस रात उसने पहली बार ध्यान की तकनीक का अभ्यास किया। उसने अपनी किताब के एक पेज को पढ़ते हुए केवल उस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद से सवाल पूछे, ये पेज मुझे क्या सिखा रहा है, मैंने इसे कितनी गहराई से समझा। उसने पाया कि इस तरीके से वह जो पढ़ रहा था वह ज्यादा देर तक याद रहा। अगली सुबह झील पर हल्की धुंध फैली हुई थी। सूरज की किरणें पानी की सतह से टकराकर सोने जैसी चमक बिखेर रही थी। पीयूष झील के पास अरविंद का इंतजार कर रहा था। उसके मन में उत्सुकता थी। पिछले दिन ध्यान के बारे में जो सीखा था उसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह तैयार था कि स्मरण शक्ति को और बेहतर बनाने का अगला कदम सीखे। अरविंद एक पुरानी चमड़े से बंधी किताब के साथ आए। उन्होंने उसे पीयूष की तरफ बढ़ाया और कहा, इसे खोलो और किसी भी एक पंक्ति को पढ़कर याद करो। पीयूष ने किताब के एक पन्ने को खोला। उसमें लिखा था, पानी में तैरता सूरज का प्रतिबिंब हमारी सोच की अनंतता को दर्शाता है। उसने कई बार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन 2 मिनट बाद वह भूल गया। मुझे याद नहीं हो रहा, पीयूष ने हताश होकर कहा। अरविंद मुस्कुराए, ये सामान्य है। हम अक्सर केवल शब्दों को पढ़ते हैं लेकिन उन्हें महसूस नहीं करते। अब एक नई विधि का प्रयोग करते हैं, कल्पना। ये तकनीक तुम्हारी याददाश्त को जादुई रूप से मजबूत कर देगी। अरविंद ने उसे समझाया, अब अपनी आंखें बंद करो, उस पंक्ति को फिर से पढ़ो और इसे एक चित्र के रूप में अपने मन में देखो। सोचो कि सूरज झील की सतह पर चमक रहा है। उसके प्रतिबिंब को महसूस करो, जैसे जैसे पानी की लहरें हिल रही हैं, सूरज का प्रतिबिंब भी हिल रहा है। इसे अपनी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह बनाओ। पीयूष ने आंखें बंद की। उसने वही दृश्य अपने मन में उकेरा। उसकी कल्पना में झील का नीला पानी था, सूरज की चमकदार किरणें थी और पानी पर बनने वाला प्रतिबिंब हर लहर के साथ हल्का सा हिल रहा था। कुछ ही पलों में उसे वो पंक्ति याद हो गई। ये अद्भुत है, पीयूष ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी चीज को इस तरह से याद किया जा सकता है। अब तो ये दृश्य मेरे मन में हमेशा के लिए बस गया है। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, कल्पना केवल याददाश्त को तेज करने का तरीका नहीं है, यह सीखने और समझने की शक्ति को भी बढ़ा देती है। जब हम किसी जानकारी को अपने दिमाग में चित्र के रूप में देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे लंबे समय तक याद रखता है। ये तकनीक तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम्हें याद करना है कि 1947 में भारत आजाद हुआ। अब इस तारीख को सिर्फ एक संख्या की तरह याद रखने की कोशिश मत करो, बजाय अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि एक बड़ा दरवाजा खुल रहा है। उस दरवाजे के पीछे तिरंगा लहरा रहा है, लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। अब क्या तुम्हें ये दृश्य याद रहेगा? पीयूष ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब मैं इसे कभी। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक बातें पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक्स लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और ज्ञान अनमोल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनलिमिटेड मेमोरी की अगली शक्तिशाली बात की ओर। नहीं भूल सकता, अरविंद ने पीयूष को एक अभ्यास दिया। उन्होंने झील के किनारे खड़े होकर उसे 5 चीजों को याद करने के लिए कहा। एक नाव, एक चिड़िया, एक पहाड़ी सूरज और एक फूल। अब इन सबको एक कहानी में बदलो, उन्हें जोड़ो और कल्पना करो। पीयूष ने कुछ पल सोचा और फिर कल्पना की झील के किनारे एक छोटी सी नाव है। नाव पर एक चिड़िया बैठी है। चिड़िया उड़कर पहाड़ी पर चली जाती है। वहां से वो सूरज को देखती है और सूरज की किरणें एक फूल पर गिरती है, जिससे वो और चमक उठता है। जब उसने इस दृश्य को देखा तो उसे तुरंत वो 5 चीजें याद हो गई। अरविंद ने ताली बजाते हुए कहा, तुमने इसे बहुत अच्छे से समझा। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करो। जब भी कोई नई जानकारी सीखो, उसे चित्रों और कहानियों में बदलो। इसे अपनी आंखों के सामने देखो, महसूस करो और तब याद करो। पीयूष ने उसी दिन से कल्पना का उपयोग करना शुरू किया। जब वो अपनी पढ़ाई करता तो हर तथ्य को एक कहानी और दृश्य में बदल देता। उदाहरण के लिए उसने शरीर के अंगों को याद रखने के लिए एक कल्पना बनाई। दिल एक पंप की तरह काम करता है, फेफड़े एक गुब्बारे की तरह खुलते और सिकुड़ते हैं।
और मस्तिष्क एक जादुई कंप्यूटर है जो हर चीज को नियंत्रित करता है। इस तकनीक ने उसकी पढ़ाई को आसान और मजेदार बना दिया। वह जो पढ़ता वो अब उसे भूलता नहीं था। दिन बदन पीयूष का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उसे लगने लगा कि अब उसकी याददाश्त में कोई कमी नहीं है। उसने अरविंद से कहा, कल्पना की ये तकनीक मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। अब हर जानकारी मेरे मन में एक फिल्म की तरह उभरती है। ये कमाल की बात है। अरविंद ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम अब सही रास्ते पर हो पीयूष। ध्यान और कल्पना से तुमने स्मरण शक्ति को तेज करने की शुरुआत कर दी। आगे और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर नई तक तुम्हारे दिमाग की ताकत को और बढ़ाएगी। झील की हवा अब ठंडी हो चली थी। पीयूष ने तय कर लिया था कि वो हर दिन कल्पना की शक्ति का अभ्यास करेगा। उसके मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी, सीखने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की रोशनी। अगली सुबह झील के किनारे हल्की धूप थी। पीयूष हर दिन कुछ नया सीखने के उत्साह के साथ वहां पहुंचा। उसे अब अरविंद की बातों पर पूरा भरोसा हो गया था। पिछले 2 दिनों में वह ध्यान और कल्पना की तकनीकों से पहले ही अपनी स्मरण शक्ति को तेज करने का अनुभव कर चुका था। अरविंद ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारे लिए एक चुनौती है। ये चुनौती तुम्हें ये सिखाएगी कि कैसे किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। पीयूष ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है? अरविंद ने अपने झोले से एक पर्ची निकाली जिस पर 20 चीजों की एक सूची लिखी हुई थी। सेब, कुर्सी, किताब, सूरजमुखी, घड़ी, टेबल, छाता, मोमबत्ती, चिड़िया, गटार। और इसी तरह उन्होंने पीयूष को सूची देते हुए कहा, इन्हें याद करो, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। पीयूष ने कागज पर लिखी चीजों को पढ़ना शुरू किया। वो उन्हें बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 10 मिनट बाद वह केवल 4 चीजें ही याद कर पाया। ये मुश्किल है। उसने हार मानते हुए कहा, इतनी सारी चीजें एक साथ याद रखना मेरे लिए नामुमकिन है। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा तरीका गलत है। दिमाग चीजों को अलग अलग रूप में याद नहीं रख सकता। इसे जुड़ी हुई कहानियां चाहिए। अगर हर चीज को एक साथ जोड़ा जाए तो दिमाग उसे आसानी से पकड़ लेता है। इसे कहते हैं लिंकिंग तकनीक। अरविंद ने आगे कहा, मान लो तुम इन चीजों को एक एक करके याद करने की कोशिश कर रहे हो। ये वैसे ही है जैसे कोई 20 अलग अलग धागों को हाथ में पकड़े और हर धागा फिसलने लगे। लेकिन अगर इन धागों को एक मजबूत रस्सी में पिरो दिया जाए तो वो कभी भी नहीं गिरेगी। लिंकिंग तकनीक यही काम करती है। ये सूचनाओं को एक साथ जोड़ती है। उन्होंने समझाने के लिए कहानी बनाई। मान लो एक बड़ा लाल सेब है जो एक कुर्सी पर रखा हुआ है। उस कुर्सी के पास एक टेबल है जिस पर एक खुली हुई किताब रखी है। किताब के बीच से एक सूरजमुखी का फूल निकल रहा है। उस फूल के पास एक घड़ी लटक रही है और घड़ी से एक छाता टिका हुआ है। छाते के नीचे एक मोमबत्ती जल रही है और मोमबत्ती के पास एक चिड़ी बैठी है। चिड़िया के पास एक छोटा गिटार रखा है। पीयूष ने ये कहानी ध्यान से सुनी। हर चीज उसके दिमाग में एक चित्र की तरह बन रही थी। अरविंद ने कहा, अब इसे दोहरा, अपनी आंखें बंद करो और कहानी को दोहराते हुए हर चीज को अपने दिमाग में देखो। जब तुम सेब देखोगे तो वो तुम्हें कुर्सी तक ले जाएगा, कुर्सी से टेबल और फिर किताब। इसी तरह तुम पूरी सूची याद कर लोगे। पीयूष ने आंखें बंद की और कहानी को दोहराना शुरू किया। एक बड़ा लाल सेब एक कुर्सी पर है। कुर्सी के पास टेबल है। टेबल पर एक खुली किताब है। कुछ ही मिनटों में पीयूष को 20 की 20 चीजें याद हो गई। उसने हैरान होकर अरविंद की तरफ देखा। ये कमाल है, मैंने इसे इतनी आसानी से याद कर लिया जबकि कुछ देर पहले ये नामुमकिन लग रहा था। अरविंद ने कहा, अब सोचो कि तुम इसे अपनी पढ़ाई या काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो तुम्हें इतिहास के 5 मुख्य कारण याद रखने हैं कि किसी युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो हर कारण को एक चीज से जोड़ो और उसे कहानी में बदल दो। जब तुम कहानी सुनाओगे तो हर कारण अपने आप याद आ जाएगा। पीयूष ने सिर हिलाते हुए कहा, ये तो सच में बहुत उपयोगी है। मैं अब किसी भी तथ्य या जानकारी को एक दूसरे से जोड़कर याद कर सकता हूँ। इससे न केवल मेरी स्मरण शक्ति तेज होगी बल्कि ये मजेदार भी है। अरविंद ने उसे एक और अभ्यास दिया। उन्होंने उसे 10 नई चीजों की सूची दी और कहा, अब अपनी खुद की कहानी बनाओ। पीयूष ने सूची देखी। चाय, पेड़, जूता, नदी, मछली, पत्थर, चश्मा, बैग, मोबाइल और घोड़ा। उसने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया
और कहानी बनाई। मैंने एक चाय का प्याला उठाया और देखा कि वो एक पेड़ के नीचे रखा है। पेड़ के पास एक जूता रखा है जो नदी में बह रहा है। नदी में एक बड़ी मछली है जिसके सिर पर एक पत्थर रखा है। मछली ने चश्मा पहन रखा है और चश्मे के पास एक बैग लटक रहा है। बैग के अंदर एक मोबाइल फोन है और मोबाइल पर एक घोड़े की तस्वीर है। इस कहानी को बनाते ही उसे तुरंत सारी चीजें याद हो गई। दिन के अंत में पीयूष ने महसूस किया कि लिंकिंग तकनीक ने उसकी सोच और याददाश्त को पूरी तरह बदल दिया है। उसने कहा, अब मैं बड़ी से बड़ी सूची या तथ्य भी आसानी से याद कर सकता हूँ। ये सच में एक जादुई तकनीक है। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत। जब तुम इस तकनीक का रोज अभ्यास करोगे तो तुम्हारा दिमाग और तेज हो जाएगा। याद रखो, हर जानकारी को जोड़ो और उसे कहानी में बदलो। ये तुम्हें हर चीज लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा। पीयूष ने ठान लिया कि वो लिंकिंग तकनीक को अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। झील के किनारे आज एक अनोखी शांति थी। हवा हल्की थी और सूरज की किरणें पानी की सतह पर सोने जैसी चमक रही थी। पीयूष अपने भी एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने ध्यान, कल्पना और लिंकिंग की तकनीकें सीखकर अपनी स्मरण शक्ति को तेज किया था। लेकिन आज उसे एहसास था कि कुछ और बड़ा सीखने वाला है। अरविंद ने उसे देखकर कहा, अब तुम तैयार हो एक ऐसी तकनीक सीखने के लिए जो तुम्हारी याददाश्त को असीमित बना देगी। इसे कहते हैं स्मृति महल, यानी कि मेमोरी पैलेस। स्मृति महल? पीयूष ने उत्सुकता से पूछा। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक प्राचीन तकनीक है जिसे महान विचारकों और याददाश्त के चैंपियन ने सदियों से इस्तेमाल किया है। ये तकनीक तुम्हें किसी भी जानकारी को व्यवस्थित और आसानी से याद रखने में मदद करेगी। उन्होंने उसे पास के एक पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया और कहा, मान लो तुम्हारा दिमाग एक महल है। इस महल के हर कमरे में, हर कोने में तुम किसी एक जानकारी को रख सकते हो। जब तुम्हें उस जानकारी की जरूरत हो तो बस उस कमरे में जाओ और उसे उठा लो। यही है स्मृति महल की शक्ति। अरविंद ने समझाते हुए कहा, इस तकनीक को सीखने के लिए सबसे आसान तरीका है अपने घर का इस्तेमाल करना। सोचो कि तुम्हारा घर तुम्हारा स्मृति महल है। अब घर के हर कमरे को एक ऐसा स्थान बनाओ जहां तुम अपनी याददाश्त को व्यवस्थित कर सको। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हें अपनी पाठ्य पुस्तक के 5 मुख्य बिंदु याद करने हैं। अब इन बिंदुओं को अपने घर के 5 अलग अलग हिस्सों में रखो। पहला बिंदु, पृथ्वी पर जीवन के विकास का इतिहास। इसे अपने लिविंग रूम में रखो। कल्पना करो कि लिविंग रूम में एक बड़ी स्क्रीन है जिस पर डायनासोर घूम रहे हैं और जीवन के विकास की कहानी चल रही है। दूसरा बिंदु, पानी का चक्र। अब पानी का चक्र तुम्हारे बाथरूम में है। देखो कि वहां पानी के कण उड़ रहे हैं, बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है। ये दृश्य तुम्हें तुरंत याद दिलाएगा। तीसरा बिंदु, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। इसे तुम्हारे गार्डन में रखो। कल्पना करो कि सूरज की किरणें पौधों पर पड़ रही हैं और वे चमकते हुए ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ये चित्र तुम्हें याद रहेगा। चौथा बिंदु, पदार्थ के 3 रूप। इसे तुम्हारे किचन में रखो। सोचो कि गैस पर पानी उबल रहा है और भाप बन रही है। वहीं फ्रीजर में बर्फ जमी हुई है। तीनों रूप तुम्हारी स्मृति में जुड़ जाएंगे। 5वां बिंदु, ग्रहों का परिक्रमा पथ। ये तुम्हारे छत पर है। देखो कि कैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं और छत एक आकाश गंगा बन गई है। पीयूष ने अरविंद के निर्देशानुसार अपनी आंखें बंद की और इस पूरी प्रक्रिया की कल्पना की। उसने देखा कि उसका घर एक जीवंत स्मृति महल बन गया है जहां हर कमरे में कोई ना कोई जानकारी व्यवस्थित रूप से रखी हुई है। कुछ ही मिनटों में उसे वो 5 बिंदु याद हो गए। उसने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से कहा, ये तो कमाल की तकनीक है। मैं अब सब कुछ बिना किसी परेशानी के याद कर सकता हूँ। जब मैं पढ़ाई करूंगा तो इसे अपने स्मृति महल में व्यवस्थित कर लूंगा। अरविंद ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, ये तकनीक केवल पढ़ाई के लिए नहीं है। इसे तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो तुम्हें किसी पार्टी में मिलने वाले 10 नए लोगों के नाम याद रखने हैं। हर नाम को अपने स्मृति महल के किसी न किसी हिस्से में रखो। उदाहरण के लिए राहुल को अपने बेडरूम में रखो, नेहा को बालकनी में और अमित को गार्डन में। जब भी तुम उन नामों को याद करना चाहोगे तो बस अपने महल में घुमाओ। उन्होंने आगे कहा, ये महल केवल तुम्हारा है,
जितनी बार तुम इसका उपयोग करोगे ये उतना ही बड़ा और मजबूत होता जाएगा। तुम्हारी याददाश्त पहले से कहीं अधिक तेज और व्यवस्थित हो जाएगी। पीयूष ने इस तकनीक को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। हर दिन वह अपनी पढ़ाई और काम की सूचनाओं को अपने स्मृति महल में रखता। अब जब भी उसे कुछ याद करना होता वो अपने दिमाग में अपने घर का दौरा करता और हर जानकारी को तुरंत हासिल कर लेता। कुछ ही दिनों में उसके आत्मविश्वास में बड़ा बदलाव आया। अब वह आसानी से कठिन विषय याद कर सकता था। उसे लगने लगा कि उसकी याददाश्त असीमित हो गई है। अरविंद ने उसे अलविदा कहते हुए कहा, स्मृति महल तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। इसे लगातार विकसित करते रहो। तुम जितना इसे इस्तेमाल करोगे तुम्हारी याददाश्त उतनी ही तेज और भरोसेमंद बनती जाएगी। याद रखो, हर व्यक्ति के पास ये शक्ति होती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग इसे समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी इसे अनदेखा कर देते हैं। पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अब मेरी याददाश्त सचमुच असीमित है। धन्यवाद अरविंद जी। अगले दिन अरविंद ने झील के पास एक बड़े परब पर बैठते हुए पीयूष को पास बुलाया। पीयूष, उन्होंने कहा, जानकारी को याद रखना कई बार इतना कठिन लगता है क्योंकि हमारा दिमाग इसे एक ही बार में पूरी तरह से समझने या ग्रहण करने की कोशिश करता है। परंतु यदि तुम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो तो ये जटिल से जटिल जानकारी भी सरल और याद रखने योग्य बन जाती है। पीयूष ने उत्सुकता से पूछा, कैसे गुरुजी? अरविंद ने एक लंबी संख्या को अपने हाथ में लिखते हुए कहा, मान लो तुम्हें 9876543210 ये संख्या याद करनी है। इसे एक साथ याद करना कठिन होगा, लेकिन अगर मैं इसे टुकड़ों में बांटकर 9, 8, 7, 6, 4, 5, 4, 2 और 10 की तरह लिख दूं, तो इसे याद रखना कितना आसान हो जाएगा। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से छोटे समूहों में सूचनाओं को संगठित करने में माहिर है। इसे ही हम चंक्स या टुकड़े बनाना कहते हैं। अरविंद ने आगे बताया कि इस तकनीक का उपयोग न केवल संख्याओं में बल्कि हर प्रकार की जानकारी में किया जा सकता है। सोचो, तुम्हें एक लंबी सूची याद रखनी है। अगर तुम इस सूची को एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा दिमाग थक जाएगा और याददाश्त कमजोर महसूस होगी। लेकिन अगर तुम इस सूची को अलग अलग श्रेणियों में बांट दो, जैसे सब्जियां, फल और मसाले, तो तुम इसे जल्दी और आसानी से याद कर पाओगे। ये न केवल दिमाग को राहत देता है बल्कि याददाश्त को मजबूत भी बनाता है। फिर अरविंद ने एक व्यावहारिक उदाहरण दिया। उन्होंने पीयूष से कहा, मान लो तुम्हें एक बड़े भाषण के मुख्य बिंदु याद करने हैं। पहले इसे विषयों के आधार पर विभाजित करो। हर विषय को छोटे छोटे वाक्यों में लिखो और फिर प्रत्येक वाक्य को एक चित्र या कहानी के माध्यम से जोड़ दो। इससे न केवल तुम्हारा भाषण प्रभावशाली लगेगा बल्कि तुम्हें कभी भूलने की समस्या भी नहीं होगी। पीयूष ने इस पर तुरंत अभ्यास शुरू किया। उसने अपनी पाठ्य पुस्तक के लंबे चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। उदाहरण के लिए, अगर उसे कोई ऐतिहासिक घटना याद करनी थी तो उसने तारीखों, घटनाओं और उनके प्रभाव को 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर लिया। फिर उसने हर हिस्से को अपनी कल्पना के साथ जोड़ा। जैसे एक महत्वपूर्ण युद्ध को याद करने के लिए उसने अपने दिमाग में सैनिकों की परेड की कल्पना की जो अपनी ढाल और तलवारें लिए कदम ताल कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में पीयूष को फर्क महसूस होने लगा। अब वो बड़ी बड़ी सूचनाओं को भी आसानी से याद कर लेता था। पहले जो उसे भारी लगता था अब वो उसके लिए एक खेल जैसा बन गया था। उसने महसूस किया कि बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटना न केवल उन्हें हल करने में मदद करता है बल्कि उसे अधिक आत्मविश्वास भी देता है। अरविंद ने उसकी प्रगति देखकर कहा, ये तकनीक न केवल तुम्हारी याददाश्त के लिए बल्कि तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में काम आ सकती है। किसी भी बड़े लक्ष्य को टुकड़ों में बांट दो। जब तुम हर छोटे हिस्से को पूरा करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरी प्रक्रिया आसान लगती है। ये सुनकर पीयूष प्रेरित हुआ। उसने सोचा, अगर मैं हर चुनौती को इस तरह टुकड़ों में बांटूं तो शायद कोई भी काम असंभव नहीं लगेगा। उसने अब इस तकनीक को अपनी पढ़ाई, अपनी योजनाओं और यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया। टुकड़ों में याद करने की इस कला ने न केवल पीयूष की याददाश्त को बेहतर बनाया बल्कि उसे ये सिखाया कि जटिल समस्याओं का हल हमेशा सरलता में छिपा होता है। अब पीयूष को हर जटिल जानकारी चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर लगती थी। एक ऐसा अवसर जो उसकी स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था।
अरविंद ने एक दिन झील के किनारे बैठे हुए पीयूष से कहा, पीयूष, किसी भी कला में पारंगत होने का एक ही रहस्य अभ्यास, याददाश्त सुधारने की ये तकनीकें तभी काम करेंगी जब तुम इन्हें नियमित रूप से दोहराओगे। सीखना तभी प्रभावी होता है जब इसे बार बार दोहराया जाए, जब तक कि ये तुम्हारी आदत ना बन जाए। पीयूष ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुजी, अभ्यास को प्रभावी कैसे बनाया जाए? कभी कभी मैं कुछ नया सीख लेता हूँ लेकिन उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाता। अरविंद मुस्कुराए और बोले, अभ्यास भी मिट्टी को जैसा है। एक कुम्हार मिट्टी को बार बार अपने हाथों से घुमाता और सुधार है। जब तक वो उसे सही आकार में ना ढाल ले, वो रुकता नहीं। इसी तरह तुम्हें भी अपनी याददाश्त को आकार देने के लिए मेहनत करनी होगी। छोटे कदमों से शुरुआत करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा समय दो और धीरे धीरे ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने उसे एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने अपनी जमीन पर बांस के बीज बोए। वो हर दिन उन्हें पानी देता, मिट्टी को साफ करता और धूप के लिए सही जगह बनाता। लेकिन पहले साल बीज में कोई अंकुर नहीं निकला। दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ। किसान ने धैर्य नहीं खोया और अपने प्रयास जारी रखे। 5वें साल बांस अचानक तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में आसमान छू गया। किसान ने जो धैर्य और नियमितता दिखाई, वही उसकी सफलता की कुंजी थी। उसी तरह तुम्हें भी धैर्य और निरंतरता के साथ अभ्यास करना होगा। शुरुआत में परिणाम धीमे दिख सकते हैं, लेकिन समय के साथ तुम्हें अपने प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। पीयूष ने इस बात को गहराई से समझा। उसने अपनी दिनचर्या में 15 मिनट का समय निकालने का फैसला किया, जो वो पूरी तरह से अपने अभ्यास को समर्पित करेगा। उसने एक डायरी बनाई जिसमें उसने अपनी प्रगति लिखने का निर्णय लिया। वो हर दिन किसी एक तकनीक का अभ्यास करता, कभी ध्यान केंद्रित करने के लिए 5 मिनट का मेडिटेशन, तो कभी स्मृति महल की कल्पना में नई चीजें जोड़ने का प्रयास। अभ्यास के शुरुआती दिनों में उसे थोड़ा संघर्ष महसूस हुआ। कई बार उसे निराशा होती जब वह किसी चीज को तुरंत याद नहीं कर पाता, लेकिन अरविंद ने उसे याद दिलाया, ये सब धैर्य का खेल है। हर बार जब तुम अभ्यास करते हो तो तुम्हारा दिमाग और मजबूत होता है। भूलने की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी और तुम्हारी याददाश्त स्वतः ही तेज हो जाएगी। तुम्हें बस नियमितता बनाए रखनी है। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद पीयूष ने महसूस किया कि उसका दिमाग अब अधिक स्पष्ट और सटी हो गया है। वो छोटी छोटी चीजें जो पहले उसे याद रखने में परेशानी होती थी, अब आसानी से याद कर लेता। उसने पाया कि वो पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई और काम कर रहा है। पीयूष ने अपने अभ्यास को और रोचक बनाने के लिए नई नई चीजें आजमानी शुरू कर दी। वो खुद को चुनौती देता कि वो एक दिन में वस्तुएं याद करे और अगले दिन उन्हें बिना किसी सहायता के दोहराए। उसने देखा कि उसके द्वारा रोज किए गए छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला रहे हैं। एक दिन अपनी डायरी में प्रगति लिखते हुए उसने महसूस किया कि उसकी याददाश्त अब सचमुच असीमित हो रही है। वो सिर्फ चीजें याद नहीं कर रहा था, बल्कि ये महसूस कर रहा था कि उसका दिमाग पहले से अधिक रचनात्मक और तेज हो गया है। अरविंद ने उसकी सफलता को देखकर कहा, पीयूष, ये सब तुम्हारे अभ्यास का नतीजा है। याददाश्त कोई जादू नहीं है, ये मेहनत का परिणाम है। जैसे एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए हर कदम मायने रखता है, वैसे ही हर दिन का अभ्यास तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब तुम्हें कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। पीयूष ने इस सीख को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने न केवल अपनी याददाश्त को बेहतर बनाया, बल्कि उसने अभ्यास की ताकत से अपने जीवन के अन्य पहलुओं को भी बदल दिया। अब वो हर काम को पूरी लगन और नियमितता से करता, ये जानते हुए कि छोटे छोटे प्रयासों का प्रभाव बड़ा और स्थायी होता है। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद पीयूष ने अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस किया। पहले जो उसे असंभव लगता था, अब वो उसके लिए आसान और स्वाभाविक बन गया था। वो अब अपनी परीक्षाओं में न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा था, बल्कि हर उस चीज को आत्मविश्वास के साथ याद कर सकता था जो पहले उसके लिए चुनौती थी। उसके दोस्त और शिक्षक उसकी नई क्षमता से हैरान थे। पीयूष का आत्मविश्वास हर दिन नई ऊंचाई पर पहुंच रहा था। लेकिन यह बदलाव सिर्फ उसकी याददाश्त तक सीमित नहीं रहा। उसने पाया कि उसकी सोचने की क्षमता तेज हो गई थी। वो अपने विचारों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकता था। उसकी बातचीत में एक स्पष्टता और प्रभावशाली शैली आ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी
कि अब उसे सीखने में मजा आने लगा था। वह जीवन को पहले से कहीं अधिक रंगीन और रोचक तरीके से देख रहा था। एक दिन अपनी सफलता को महसूस करते हुए पीयूष ने निर्णय लिया कि वो अरविंद से मिलने झील के पास जाएगा। वो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता था। झील पर पहुंचकर उसने देखा कि अरविंद पहले से ही वहां खड़े हैं, मानो वो उसके आने का इंतजार कर रहे हो। पीयूष ने भावुक होकर कहा, गुरुजी, आपकी दी गई सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं जो पहले कभी सोच भी नहीं सकता था, वे अब मेरे लिए आसान हो गया है। मैं आपके बिना ये सब नहीं कर पाता। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, पीयूष, ये सब तुम्हारे अंदर हमेशा से था। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया है। याददाश्त असीमित है, लेकिन इसे जागृत करना तुम्हारे प्रयास और धैर्य पर निर्भर करता है। अब तुम्हारा अगला कदम है इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। याद रखो, सच्ची शिक्षा वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बना। अरविंद के शब्दों ने पीयूष को गहराई तक छू लिया। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। उसने निर्णय लिया कि वो अपनी नई सीखी हुई तकनीकों को दूसरों तक पहुंचाएगा। उस दिन से पीयूष का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने एक मिशन की शुरुआत की, दूसरों को उनकी याददाश्त सुधारने में मदद करने का। वो अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के लोगों को ये सिखाने लगा कि ध्यान, कल्पना, स्मृति महल और अन्य तकनीकों का उपयोग करके वे अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। उसकी ये यात्रा न केवल उसे संतोष देती थी, बल्कि ये उसे एक नए उद्देश्य और आनंद से भर देती थी। पीयूष ने महसूस किया कि जब हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तभी सच्ची खुशी और सफलता मिलती है। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, हम सबके पास असीमित स्मरण शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचानते हैं और कुछ नहीं। मैंने इसे पहचाना और अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों को ये रास्ता दिखाऊं। ज्ञान साझा करने से बढ़ता है और यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस तरह पीयूष ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों की जिंदगी को भी प्रेरणा से भर दिया। अब वो एक उदाहरण था कि सही तकनीक, अभ्यास और धैर्य के साथ इंसान किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।